बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल की सिविल सर्जन पर कहा है कि हाईकोर्ट से जुड़े लोगों की रिपोर्ट में देरी करने पर नाराजगी है। हाईकोर्ट की रिम्स की व्यवस्था से जुड़ी याचिका पर आज के दिन सुनवाई हुई और अगली सुनवाई में स्वास्थ्य सचिव को उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए। रिम्स के निदेशक और सिविल सर्जन भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, 5 अप्रैल को अधिवक्ताओं का सैंपल लिया गया लेकिन उसमें देरी हुई। आज के दिन फटकार लगी, नाराजगी दिखी हाईकोर्ट की भी। शुभम, बिल्कुल देखिए, जिस तरीका से झारखंड की स्वास्थ्य की बात करते हैं, अस्पताल व्यवस्था की बात करें तो शुरू से ही चर्चा में बने रहे हैं और उसी का कह सकते हैं जिस तरीका से 5 तारीख को हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का सैंपल लिया गया था, उसका जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो इसमें जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। और गौर करने वाली बात है ये सागर की, जिस तरीका से अगर आम लोग परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आम लोग अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन ये न्यायालय से जुड़ा मामला और न्यायालय ने इस पर फौरन एक्शन लेते हुए साफ तौर पर सिविल सर्जन पर कड़ी टिप्पणी की, कहा है कि सिविल सर्जन में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात करें तो जिस तरीके से न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की पूरी सुनवाई होगी सोमवार को, और सोमवार को रिम्स के निदेशक कह सकते हैं प्रसाद और सिविल सर्जन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहेंगे जी। लेकिन शुभम, क्या इस नाराजगी के बाद आने वाले समय में थोड़ी मुस्तैदी अब दिखेगी रिम्स की तरफ से भी? अगर बिल्कुल जिस तरह की अगर बात करें तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स और राजधानी रांची में स्थित है, और जिस तरीका से रिम्स में जो बेबसी का आलम देखने को मिलता है और व्यवस्थाओं का जो कह सकते हैं खराब व्यवस्था देखने को मिलता है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान शुरू से ही खड़े हैं। और जिस तरीका से स्वास्थ्य मंत्री लगातार रिम्स में कह सकते हैं वो दावे करते हैं कि हम स्थिति को पटरी पर लाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो आम जनता को कितना परेशानी दे सकता है ये आप समझ सकते होंगे। जब न्यायालय के अधिवक्ताओं को इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आम जनता किस समस्याओं का सामना अभी फिलहाल कर रही होगी। तमाम चीजें हैं जो चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यायालय की फटकार के बाद ये जरूर एक्शन जरूर नजर आएगा जी। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। 10 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर, इंदवारी मोड़ के पास से गिरफ्तारी की गई है। होंडा सिटी कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। झारखंड से बरेली लेकर आ रहे थे अफीम, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम को सम्मानित भी किया गया। दस किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। इंदवारी मोड़ के पास से गिरफ्तारी। होंडा सिटी कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। झारखंड से बरेली लेकर आ रहे थे अफीम, लेकिन उसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली खबर होगी सरकार वर्सेस शिक्षक, क्योंकि जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा है कि सरकार की तमाम कड़े प्रतिबंध और फैसले लगाए जा रहे हैं बढ़ती महामारी को लेकर, लेकिन शिक्षकों में अब उनके प्रति नाराजगी अब देखी जा रही है। उनका यह कहना कि क्या शिक्षण संस्थानों पर ही कोरोना का कहर है, आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कोचिंग संस्थानों को अगर बंद किया जाएगा तो आखिर वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, ये सभी सवाल किए जा रहे हैं उन शिक्षकों की तरफ से। इसीलिए प्रदर्शन का दौर भी जारी है, कई जगहों पर आगजनी भी की गई। दूसरी खबर, घुसखोर पुलिस। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो से यही लगता है कि बिहार की पुलिस अब घूस से ही अब अपना काम अब चलाएगी। बेशक तमाम बातें कही जाती हैं कि पुलिस जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन यहां पर 10,000 का घूस लेते हुए ऑडियो वायरल हुआ। आज के दिन वीआईपी न्यूज उस ऑडियो को भी आपको सुनाएगा। तीसरी खबर आज के दिन की, लगातार सियासत जारी है। जिस तरह से धरने पर महादलित परिवार धरने पे बैठा है, लेकिन अब वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता पहुंचकर अपनी अपनी बातें कहने में लगे हैं। आज के दिन इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन पहले देखिए सुर्खियां।
लालू की फिर टली दुमका कोषागार मामले पर सुनवाई, सीबीआई ने 1 सप्ताह का मांगा समय, समर्थकों को उम्मीद अब 16 अप्रैल को हो जाएगी बेल। प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों का विरोध, प्रदर्शन जारी, शैक्षणिक संस्थानों के बंद के फैसले का कर रहे हैं विरोध, मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी। जामताड़ा पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे, धरने पर बैठे, महादलित परिवार से की मुलाकात, विधायक इरफान अंसारी पर साधा निशाना। कोरोना की जकड़न में देश, जामताड़ा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एसपी दीपक कुमार ने की मास्क लगाने की अपील। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सरकार वर्सेस शिक्षक। बिहार में सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के फैसले पर निजी स्कूल संचालक और कोचिंग संचालक पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कल पटना में डाक बंगला चौराहे पर संचालकों के द्वारा सीएम का पुतला भी फूंका गया और आज मानव श्रृंखला बनाने की बात भी कही गई है। स्कूल संचालकों का कहना है कि शिक्षाविदों के अनुसार बिहार सरकार गलत तरीके से बिहार की शिक्षा ध्वस्त करने की नीति अपना रही है। अगर बिहार में करना है तो पूरा बिहार बंद होना चाहिए। साथ ही कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान को बंद करके बिहार सरकार छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज छात्र हित में, शिक्षा के हित में, स्कूल खोलने के हित में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। एक तरफ सरकार लंबी लंबी रैली करती है, मॉल खुला है, स्कूल खुला है, ये डाक बंगला चौराहे पर आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किया। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए, पूरी जानकारी देंगे। शशांक, आखिर नाराजगी क्यों है शिक्षकों में, कोचिंग संचालकों में? किस फैसले का वो सरकार के विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है? शशांक। लगभग शैक्षणिक संस्थान बंद रहे हैं और सिर्फ शैक्षणिक संस्थान के अलावा जितने प्राइवेट कोचिंग्स हैं, चूँकि कोचिंग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पटना में है, तो प्राइवेट कोचिंग्स भी बनते हैं, तमाम स्कूल बनते हैं, प्राइवेट स्कूल बनते हैं, सरकारी स्कूल बनते हैं, लेकिन पूरी तरह से शैक्षणिक व्यवस्था सस्पेंड थी। लेकिन जनवरी में जाकर तमाम जो मांगे रखी थी शैक्षणिक संस्थानों ने, प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने या प्राइवेट कोचिंग के जो संघ हैं उन लोगों ने, तमाम लोगों ने सरकार से कई बार मांगे रखी थी कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको पालन करते हुए हमें कोचिंग या प्राइवेट संस्थान खोलने की इजाज़त दी जाए, स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। तो जनवरी और फरवरी में जाकर जो बिहार की जो सीएमजी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उन्होंने क्रमवार यानी पहले उन्होंने 8 से लेकर 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस खोली, उसके बाद 5 से लेकर 6 से लेकर 8 तक की खोली, उसके बाद प्राइमरी सेक्शन का खोला। तो मार्च के शुरुआत में ही प्राइमरी सेक्शंस के स्कूल खुले और फिर जाकर 7 दिनों के लिए यानी 11 तारीख तक के लिए बिहार में तमाम शैक्षणिक गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी तमाम शिक्षा के संस्थान बंद हो गए, चाहे वो कोचिंग हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। इन जो कोचिंग संचालक हैं या प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, इनका कहना है कि पिछले साल पूरी तरह से पाठ्यक्रम ठप रहा, पढ़ाई ठप रही, जिससे स्कूलों का आर्थिक नुकसान तो हुआ है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी रोजी रोटी पर आफत है। उसके अलावा जो छात्र हैं उनकी पूरे साल जो पढ़ाई रुकी रही है उससे उनका कैरियर काफ़ी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जिन छात्रों ने पास आपने भले कर दिया हो, 5वीं तक के 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पास आपने कर दिया है, क्लास को प्रमोट कर दिया है, लेकिन उनके अंदर वो शिक्षा का स्तर नहीं आया, उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं आई है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई पे कुछ हो नहीं पाता। ऐसे में सरकार से उन्होंने कई बार अपील की है कि पूरी तरह से एजुकेशनल जो गतिविधियां हैं, जो शैक्षणिक गतिविधियां, उनको सस्पेंड नहीं किया जाए, यानी क्लास स्कूल बंद ना किए जाए, कोचिंग बंद ना किया जाए, बल्कि सरकार एक आदेश, एक निर्देश जो कोविड-19 के गाइडलाइन में है कि आप 50% तक के छात्रों को एक दिन में लेंगे, आप सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उसके अलावा मास्क और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करेंगे, और साथ में ऑड इवन कई संस्थाओं का, शिक्षक संस्थाओं का यह भी कहना है कि ऑड इवन के अनुसार जो क्लास चलाने की उनको अनुमति दी जाए, क्योंकि देश के अंदर तमाम गतिविधियां जारी हैं, तो सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर ही आपने सीधे अंकुश क्यों लगा दिया? तो ये तमाम बातें हैं जी। लेकिन शशांक, क्या लग रहा है कि अगर फिर से कोरोना का ये जो सेकंड स्ट्रेन है बहुत खतरनाक रूप ये ले रहा है, फिर से अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसे चरमरा गई तो शायद कितने छात्र ऐसे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक जाएगा?
कितने ऐसे कोचिंग संचालक हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अपनी जिंदगी तक समाप्त कर ली। उन सभी के बारे में इस बार पहले से ही सोचना होगा, रोड मैप तैयार करना होगा। शशांक। देखिए बिल्कुल सागर, जो कोचिंग संचालकों का कहा जाए या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या तमाम लोग हैं, चूँकि सरकारी लोग तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एसोसिएशन है स्कूल के या फिर शिक्षा शैक्षणिक संस्थान है या अन्य अलग तरह के इंस्टीट्यूट हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों की जो मांग है कि आप पहले कोविड गाइडलाइन के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें रिस्ट्रिक्टेड वे में आप हमें अलाउ करें, आप हमें प्रतिबंध के तहत यानी कुछ प्रतिबंध लगाएं कि आप कितने छात्रों को रख सकते हैं, एक बार में आप कितने स्क्वायर फीट एरिया में कितने छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें सरकार कर सकती है। और अगर सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता है कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही, बंद करना है, तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सिर्फ तमाम चीज़ों को बंद किया जाए, बाजार बंद किया जाए कि वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई जाए क्योंकि वहाँ एक साथ तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं आखिर उन्हीं के बच्चे तो घर पर पढ़ते हैं, जो लोग मॉल और बाजार और हाट में जा रहे हैं आखिर उन्हीं के बच्चे तो हैं, तो फिर बच्चे सुरक्षित कैसे हैं? तो अगर बच्चों की सुरक्षा की बात है तो इसमें किसी को कोई परहेज नहीं हो सकता है, लेकिन वो व्यवस्था जो स्कूलों को सबसे पहले आपने बंद कर लिया, वो व्यवस्था पूरी सोसाइटी में लागू होनी चाहिए, हर सेक्शन में लागू होना चाहिए। उनकी ये मांग है, उनका कहना है कि या तो पूरी चीज़ें आप बंद कर दीजिए अगर इतना ज़्यादा थ्रेट है तो, और अगर थ्रेट नहीं है तो आप सिर्फ स्कूलों को क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने एक सरकार से मांग रखी है। सरकार को देखिए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है प्राइवेट चिल्ड्रन एसोसिएशन ने और उसके अलावा कोचिंग संस्थाओं ने। तो इनकी ये लॉजिक है। लेकिन देखिए अगर महत्वपूर्ण विषय क्या है, महत्वपूर्ण विषय ये है कि छात्रों का स्वास्थ्य, यानी जो छात्र हैं उनको अगर आप कैटेगोरिकली करें, आप बड़े क्लासेज को खोल सकते हैं, लेकिन जो छोटे क्लासेज है, नर्सरी के क्लासेज हैं या प्री नर्सरी क्लासेज हैं या फिर जूनियर के क्लासेज हैं, इनमें बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहे। ऐसा नहीं लगता है कि वो कोविड गाइडलाइन के पालन करें, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। ऐसे में सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कहीं से कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई मास स्प्रेड हो गया, पूरी तरह से कोरोना कहीं संक्रमित हो गया किसी स्कूल में या किसी बच्चों के कोई समुदाय में, तो फिर बहुत ज़्यादा सरकार को मुश्किल होगी। तो सरकार प्रिकॉशनरी स्टेप लेना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक सप्ताह के लिए बिहार में स्कूलों के भी संचालन पर रोक लगाई है। लेकिन शशांक देखिए, शिक्षक ये कह रहे हैं कि क्या शिक्षा पर ही कोरोना लग रहा है? क्या जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर सरकार को कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है? लगभग देश की 80% आबादी है जिसकी राय यही सामने आ रही है कि आखिर देश के तमाम राज्यों में जो गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है, आखिर चुनावी राज्यों में क्यों नहीं? शशांक। देखिए सागर, महत्वपूर्ण विषय क्या है कि तमाम चीज़ों के लिए केंद्र सरकार ने जो कोविड-19 के गाइडलाइन बनाए हैं या फिर कहें कि जो दिशा निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को, उसमें राज्य सरकारों को बहुत तरह की चीज़ों को अपने हिसाब से करने की भी छूट है। राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को भी बहुत सारी चीज़ों को परिस्थितियाँ और स्थितियाँ देखते हुए निर्णय लेने की छूट दी है। तो अगर ये कहा जाए कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ क्यों नहीं हो रहा है, तो एक जनरल सवाल जरूर बनता है, एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर चुनाव है वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इलेक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो शैक्षणिक गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? ये एक सवाल, जायज़ सवाल भी होता है। लेकिन देखिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और बिहार राज्य को जो अधिकार केंद्र ने दिए हैं कोरोना के समय, यानी जो कोविड का काल अभी बंद नहीं हुआ है और केंद्र सरकार ने एक अधिकार दे रखे हैं कि इन अधिकारों के तहत आप एक्शंस ले सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं, उसके आगे निर्णय के लिए आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं उन्हीं निर्णयों के तहत बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। तो एक बात अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ छात्रों पर क्यों लागू होती है, देखिए छात्र एक संवेदनशील विषय है। अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है किसी सरकार के निर्णय पर, तो हम ही और आप में से सवाल उठाया जाएगा कि जब इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा था तो आखिर स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? तो सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि उनको बच्चों की चिंता जरूर होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल चूंकि कोरोना जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है और नया स्ट्रेन सामने आया है, तो कुछ देर रुक जाना बेहतर होगा और सरकार को उसके बाद एक कंप्रहेंसिव निर्णय लेना होगा, एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि बहुत दिनों तक आप स्कूल और कॉलेजेस को सस्पेंड नहीं रख सकते हैं। ऑनलाइन की पढ़ाई तक जहां से अगर बात है कि सरकार का ये तर्क
तर्क है कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई होती है, तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। आप प्राइवेट स्कूलों में या साधन संपन्न जो बच्चे हैं उनको तो आप ऑनलाइन थोड़ी बहुत एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वो एजुकेशन नहीं होती है जो आप फिजिकली प्रेजेंस होकर स्कूल में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लेकिन जरा उनकी सोचा जाए सागर, जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो साधन संपन्न बच्चे नहीं हैं, जिनके घरों में मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन और कंप्यूटर नहीं है, जिनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या सरकारी स्कूलों में उस तरह के ऐप से पढ़ाई नहीं होती है जो जूम ऐप कह दिया जाए, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का टीम ऐप्स है, ये सब ऐप्स बहुत महंगे आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसका रेंट है, तो प्राइवेट स्कूल इसको बियर कर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में शायद ये सुविधाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आम लोगों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को भी संभाल के रखा जा सके और शैक्षणिक गतिविधियाँ भी चलती रहे। अगर दौड़े नहीं तो चलती जरूर रहे सागर। शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं तमाम कोचिंग संचालक, शिक्षक जो इस समय सड़कों पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और सूबे की पुलिस के मुखिया डीजीपी हमेशा पुलिस पब्लिक के संबंध को बेहतर बनाने की बात करते हैं, पर कुछ पुलिस अधिकारी जिनके रवैये से इन सब पर पानी फिर जाता है। ताजा मामला कैमूर जिले की चांद थाना का है, जहां पर एक पुलिस अधिकारी पुलिसिया रौब दिखाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और वीडियो क्लिप उसका वायरल हुआ। और ऑडियो क्लिप माफ करिए जो हम आपको सुनाएंगे आज के दिन, उसमें आप सुन भी सकते हैं कि क्या बोला गया पुलिस की तरफ से। आरोपी से फोन पर बातचीत की गई, 10,000 रुपए मांगे गए और मारपीट के मामले में पुलिस अधिकारी 10,000 की घूस मांग रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच करके कार्रवाई करने की बात भी कही है, सुनिए आप भी। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर, अभी पूछे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं दे दिए हैं अपना भी साथ में और आपका भी। पागल हो रहे हैं? अरे हम पागल हैं जब बोलते हैं? नहीं ऐसी बात थोड़ा है। सुनो ने, जो बच्चा लोग जितना उसे पूरा कर दो, समझ कि नहीं? समझ कि नहीं? घरवा पर चढ़ के जितना बच्चा हम कर दियो, लेकिन दूसरा का बेरा आवेगा तो एक कर्म नहीं छोड़ेंगे। तो बात सही है। बात सही है, एकदम बेहाया है रे। अरे सर क्या हम बताएं? तो तुमको बोले हैं कि नहीं? तुमको खिलाए कागज दो? नहीं तो वो तो कागज तो सब ठीक है, अभी पूछ रहे हैं। नहीं वो बात नहीं सर, इंजरी वो चली गई है। अब नेता से भी पूछ रहे हैं कि कहे लिए कहे नहीं दिया। भेंटे हो गया है हमरो से, तो समझा ना, हो गया हमरा से। मेरे गांव में अपने ही दरवाजे पे पर्सनल निजी ज़मीन में मैंने अपना रास्ता बनवा रहा था अपने आने जाने के लिए। वहाँ पे कुछ लोगों से विवाद हो गया अपना परिवार में। हाँ, अपना परिवार में ही विवाद हो गया। काम वहाँ रुक गया। काम रुकने के बाद रात में 8:30 बजे दोनों तरफ से झगड़ा हो गई, जो कि पता चल गया। दोनों तरफ एक एक आदमी घायल हुए, जो कि एक पास जाकर अपना आवेदन थाने में दे दिया। मुझे सुबह में मालूम हुआ, मैंने सुबह मैं भी गया आवेदन देने, मेरा आवेदन नहीं लिया गया। जब मैंने 5,000 रुपया दिया तो मेरा आवेदन लिया गया। मैं आवेदन देकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद फोर्स आई। आने के बाद पूरी भद्दियाँ गाड़ी दिया गया मेरे दरवाजे पे आके। मैं भी उस समय चुप रह गया, नहीं बोला। मुझे बुलाया गया फ़ोन कर, मैंने गया थाना पे, नहीं गया, मुझे बाहर बुलाया गया पहाड़ी गांव में। मैं जाकर वहाँ मिले, मुझे गाड़ी में बैठा दिया गया। दोनों पक्ष में मारपीट हुआ, उस समय हम नहीं थे। उसके बाद हमें जो है सुलहनामा बात आई तो मुझे बुलाया गया। मैं बरामगा में गया और दोनों पक्ष मेरे सामने आए और अपना अपना सुलहनामा पर दस्तखत किए और अलग से भी अपना आवेदन दिए। संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अजीत, क्या अभी तक कुछ कार्रवाई की गई इस पुलिस अधिकारी पर जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है, घूस जो मांग रहा है फोन पर? अजीत जी देखिए, पूरा मामला जो है कि चांद थाना अंतर के दो परिवारों के बीच में हुआ था 24 मार्च को विवाद, जिसमें जो है कि दोनों पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया या उसी में चांद थाना के दरोगा के द्वारा मांगा गया जो है 5,000 रुपया। आरोपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5,000 रुपया घूस मांगा। वहीं पे घूस मांगने के दौरान जो है ऑडियो टेप वायरल करके हमने एसपी साहब को लिखित आवेदन हमने दिया। एसपी साहब ने बोले कि एडिशनल एसपी को दिया गया है, ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से इस मामले पर बातचीत की गई है? उन्होंने क्या बोला है कार्रवाई को लेकर? अजीत
देखिए एसपी ने जिसे बोला कि हमको जो कि व्हाट्सएप के जरिए जो है कि पीड़ित के द्वारा दिया गया है आवेदन के माध्यम से इसकी जांच की जा रही है और एडिशनल एसपी को दी गई है इसकी जांच करने के लिए। जो भी इसमें ऑडियो वायरल में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अजीत, सवाल यह है कि सीएम नीतीश कुमार, डीजीपी साहब तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कैसे जनता के बीच, पुलिस के बीच समन्वय बरकरार रहे। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद विश्वास जो है वो उठ जाता है और तमाम पुलिसकर्मी भी इसके लपेटे में आते हैं। क्यों अजीत? जी हाँ, देखिए एक तरफ जो है कि सरकार ने ये पहल कहा था कि कोई भी जो है कि थाने में अगर आता है तो उसको सही ढंग से बात करें ताकि पुलिस और जनता के बीच में, दोनों लोगों के बीच में समझ हो कि कोई भी घटना दुर्घटना हो तो जनता हमको तुरंत बताए। लेकिन यहाँ खौफ नजर आ रहा है। साथ ही साथ 5,000 रुपये 10,000 रुपये घूस मांगना यह चर्चा का विषय बना हुआ है जो है। तो इस पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस की भारी गलती सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पुलिसकर्मी का ऑडियो वायरल। पुलिस का रौब आप सुने, जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल, इसलिए वहां पर आपको बीप आपको सुनाई दिया होगा। वो आवाज सुनाने लायक नहीं थी उस पुलिस अधिकारी की जिस पर ये तमाम आरोप लगे और आरोपियों से 10,000 की घूस मांगने का ये ऑडियो। तो अब धरने पर जारी है सियासत। जामताड़ा में जबरन जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से महादलित परिवार धरने पर बैठा है। धरने पर बैठे महादलित परिवार से मिलने आज गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और आलमगीर अंसारी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मधुपुर को बांग्लादेश बनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही दलित परिवार को हक दिलाने की बात भी कही। दूसरी तरफ इरफान अंसारी ने भी निशिकांत दुबे पर पलटवार किया और हमला बोला है। देखिए, निशिकांत दुबे जो है ना, बहुत बड़ा फड़ियाबाज है और नौटंकी बाज भी है। ये आदमी मैं जानता हूँ बढ़िया से, और बहुत बड़ा तिगड़मबाज है। ये बाज करके लोगों का सेंटिमेंट लेकर एमपी बन गया है। सच्चाई ये है कि इसको कॉर्पोरेट में होना चाहिए। किसी जाइए, इंडस्ट्री में जाइए, वहीं पर जाके दलाली कीजिए। कहाँ आप आ गए झारखंड? यहाँ की जनता के साथ, सेंटिमेंट के साथ आप खेल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आप कौन बोला आपको आने के लिए? और आके के दलित को दे रहे हैं 50,000 रुपया। ये वही व्यक्ति है, ये हम जानते हैं। पूरे दलित समाज को इसने विजित करने का काम किया। अपने पैर की गंदगी, पैर साफ करवाया दलित परिवार से। जिस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों ने जामताड़ा को जो है बांग्लादेश बनाने का प्रयास स्टार्ट कर दिया है, और वो प्रयास दिखाई दे रहा है। जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार जिस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आई है, वो वोट बैंक की राजनीति में अभी हफीजुल को उसने मधुपुर में चुनाव लड़ाया है, और इस कारण से ये दलित परिवार के साथ कुछ नहीं कर। राणा प्रताप सिंह फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राणा, जिस तरह से इरफान अंसारी पर निशाना साधा निशिकांत दुबे ने, फिर इरफान अंसारी ने तमाम बातें बोली सांसद को, लेकिन धरने पर सियासत अब जारी है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि चिरूडियो है, वहाँ के 7 महादलित परिवार को वहाँ विस्थापित कर दिया गया जबरन दल के बदौलत, सरकार और सत्ता के बदौलत। दर दर तक ठोकर खाते रहे। होली के समय से वो बाहर है और उस पर प्रशासन जो बाहर निकाले हैं उन्हीं के पक्ष में खड़ी है, सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। लिहाजा बीजेपी को बैठाए मुद्दा मिल गया है और वह सीधे सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और इनका हक और हुकूक दिलाने के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए लगातार उनके बड़े नेता रहे, बाबूलाल मरांडी जी आए, उसके पहले हजारीबाग के विधायक आए, अब निशिकांत दुबे जी आए हैं। और इस क्षेत्र में निशिकांत दुबे जी का एक अपना पकड़ है, एक अपनी पहचान बन गई है विकास के रूप में। तो लिहाजा उनको आने से राहत की सांसें लेते हैं
और जब वो आए तो इरफान अंसारी उन पर टूट पड़े, उन पर कई अनर्गल आरोप लगाए। और स्थिति ये है कि जो बन रही प्रशासन और सरकार का जो स्थिति है, अब संगठित लोग हो रहे हैं। मधुपुर चुनाव के बाद अगर लोग यहाँ संगठित होते हैं तो चिरूडी गांव और चिरूडी के आसपास एक और अनहोनी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद अभी सारे लोग अपने अपने तर्क अपने अपने राग अलाप रहे हैं। लेकिन राणा केवल सियासत ही जारी इस पूरे मामले पर, या फिर कुछ आश्वासन में मिला जो महादलित परिवार धरने पर है? देखिए, सियासत तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इसको सियासत कर रही है। अब दूसरा पक्ष है सरकार पक्ष का, जिला प्रशासन के पक्ष का वो भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया कि उसको एस्टेब्लिशमेंट करेगा, तो उधर से कुछ ठोस पहल नहीं हो रहा है। तो जब ठोस पहल नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा पक्ष जो है सियासत करेगी, और सियासत और मतलब अपनी जिम्मेदारी से पलायन करने का यही दोनों स्थिति बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब जल्दी से, जिन लोगों ने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें कौन सी जो सुर्खियों में? सबसे पहली खबर, सरकार वर्सेस शिक्षक। शिक्षक तमाम धरने पर। इनका यह कहना कि क्या कोरोना केवल हम ही के लिए, हम शिक्षकों के लिए है, कोचिंग संचालकों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, या फिर वहां के लिए भी है जिन राज्यों में चुनाव है? इस पर कई जगहों से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों में नाराजगी, सीएम नीतीश का पुतला दहन करना, ये तमाम तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, घुसखोर पुलिस, जिसका हमने ऑडियो भी आपको सुनाया। हालांकि वीआईपी न्यूज उस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल किस तरह से चरम पर है और जो जनता के बीच, पुलिस के बीच समन्वय बरकरार रहना चाहिए, वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। तीसरी तस्वीर आज के दिन के, धरने पर सियासत लगातार जारी है, महाधरना लगातार जारी है महादलित परिवार का, लेकिन निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी तमाम नेता वहां पर पहुंच तो रहे, लेकिन धरने पर बैठे परिवार को किसी ने आश्वासन नहीं दिया, ना तो ये कहा कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन बस सियासत और सुर्खियां बटोरना का सिलसिला वहां पर जारी है। फिलहाल इतना, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।